बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट लेक्चर नंबर 3। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है, अगर उसकी बात की जाए तो गोल्स ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, किसी भी कंपनी के अंदर, किसी भी सॉफ्टवेयर हाउस के अंदर एक पोस्ट है सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजर। अब सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजर के क्या रोल्स हैं, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, प्रोजेक्ट होता क्या है, ये सारी की सारी डिटेल्स जो हैं फर्स्ट और सेकंड लेक्चर के अंदर आप बड़ी अच्छी तरह समझ चुके हैं। फिर भी अगर आप में से किसी को किसी किस्म की कन्फ्यूजन है तो आप दोबारा से पूछ सकते हैं। वापस आते हैं लेक्चर के ऊपर। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की अगर बात की जाए तो बेसिकली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ गोल्स इन द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। नंबर 1 इज़ परफॉर्मेंस, नंबर 2 इज़ कॉस्ट, नंबर 3 इज़ टाइम। हम इन तीनों को अलग अलग देखते हैं कि परफॉर्मेंस को किस तरह से हम डिस्कस करेंगे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर, कॉस्ट को किस तरह से डिस्कस करेंगे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर, और टाइम को किस तरह से डिस्कस करेंगे हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर। इससे पहले कि मैं अपना लेक्चर स्टार्ट करूं, आप लोगों से गुजारिश है कि बहुत से बच्चों के माइंड के अंदर ये चीज़ होती है कि सर जी आप स्लाइड्स वगैरह जो हैं हमें दे दें, या कोई हैंडआउट्स हैं, तो वो बड़ी अच्छी एक आदत है, चलें वो तो आपको दे दी जाएंगी। लेकिन एक बड़ी अच्छी आदत है कि अगर आपके पास एक पेंसिल हो, एक रजिस्टर हो, और आप खुद से जो की पॉइंट्स हैं लेक्चर के वो साथ साथ नोट कर रहे हो। तो मेरी गुजारिश है, और मैं पहले भी अपने बच्चों से ये कहता रहता हूँ कि जब आप ऑनलाइन लेक्चर ले रहे हैं या क्लास के अंदर भी अगर आप हैं, तो क्लासेस में भी आपके पास जो है आपकी फ़िज़िक्स की क्लास है, आपकी केमिस्ट्री की क्लास है, आपकी कोई सी भी क्लास है, कि कोई ऐसा पॉइंट टीचर के माइंड के अंदर आ जाता है जो बाद में वो स्लिप हो जाता है माइंड में से, तो वो अब नोट डाउन कर लिया करें। की पॉइंट्स जो होते हैं, बजाय इसके कि पूरा का पूरा लेक्चर लिखा जाए, वो इतना टाइम भी नहीं होता और इतनी स्पीड के साथ लिखा भी नहीं जाता हम लोगों से। तो जो की पॉइंट्स होते हैं लेक्चर के, कम से कम आप वो लिख लिया करें। आते हैं दोबारा लेक्चर पे वापस। परफॉर्मेंस क्या है जी? परफॉर्मेंस इज़ बेसिकली व्हाट हैज़ बीन रिक्वायर्ड टू डेवलप। हमने किसी प्रोजेक्ट को डेवलप करना है तो हमें कौन सी चीज़ें हैं जो रिक्वायर हैं उस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए। दूसरी बात परफॉर्मेंस के अंदर जो हम डिस्कस करते हैं कि क्या वो जो स्टैंडर्ड्स हैं नेशनली और इंटरनेशनली, उनको वो मीट करता है कि नहीं करता। सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स दैट हैव टू चेक। आपको पता है कि जब यूज़र हमें किसी प्रोजेक्ट करने के लिए कहता है तो वो अपनी जो रिक्वायरमेंट्स है वो हमें बताता है। और रिक्वायरमेंट गैदरिंग एक प्रॉपर एक फील्ड है। जब आप सॉफ्टवेयर बनाते हैं, कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं, तो जो बेसिक्स की फील्ड्स हैं उनमें एक फील्ड रिक्वायरमेंट गैदरिंग की भी है। तो जो रिक्वायरमेंट्स यूज़र्स ने आपको दी होंगी, आपने उसके हिसाब से देखना है। इट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजर कि क्या जो हम काम कर रहे हैं वो सारे के सारे अकॉर्डिंग टू द यूज़र रिक्वायरमेंट हैं कि नहीं। सेकेंडली, अगर बात की जाए कॉस्ट की, तो कोई भी प्रोजेक्ट है आप उसको बनाएंगे, ज़ाहिर सी बात है उसमें कॉस्ट लगेगी, उसका कोई बजट होगा। तो आपको एज ए सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजर कास्ट पर भी आपका जो है वो ध्यान होना चाहिए कि जो बजट आपको दिया गया है, विद इन दैट बजट, विद इन दैट स्पेसिफिक कॉस्ट, आपने वो सारी की सारी चीज़ें जो है मुकम्मल करके देनी है। सारी चीज़ें प्लानिंग फ़ेज़ के अंदर हम डिसाइड कर लेते हैं कि हमारी जो कॉस्ट है, एस्टिमेशन कॉस्ट है, वो इतनी होगी, और हमने ये सारे के सारे फीचर्स इतनी कॉस्ट के अंदर अपने कस्टमर को देने हैं।
किसी भी प्रोजेक्ट की इनिशियलाइजेशन के दौरान, इनिशियलाइजेशन बेसिकली स्टार्टअप को कहते हैं, हम ये सारी चीज़ें जो हैं वो देख लेते हैं, पहले से ही उसका एक आइडिया सा ले लेते हैं, क्योंकि जो कॉस्ट है अगर वो एक्सीड करती है तो डायरेक्ट आपका जो प्रोजेक्ट है उस पर उसका अफेक्ट होगा और आप जो है उसको अफोर्ड नहीं कर सकते। कॉस्ट जो है अगर एक्सीड करेगी तो आप उसको अफोर्ड नहीं कर सकते। एक अच्छे सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजर की एबिलिटी भी यही होती है कि उसके अंदर कॉस्ट एडजस्टमेंट की एबिलिटी होती है। कॉस्ट एडजस्टमेंट क्या है इसको हम आगे देखेंगे इंशाल्लाह फर्दर डिटेल के अंदर। थर्ड जो हमारे पास यहाँ पे गोल है वो टाइम है। इफ़ परफॉर्मेंस इज़ डिफ़िकल्ट टाइम फ्रेम विल आल्सो बी डिफ़िकल्ट। अगर आपको प्लानिंग आपने ठीक से की हुई है, प्लानिंग के अंदर आपको किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं आती, तो विद इन टाइम आप अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर सकते हैं। टाइम का मतलब क्या है कि जब आप प्लानिंग कर रहे होते हैं तो आप अपने प्रोजेक्ट की स्टार्टिंग और एंडिंग डेट्स जो हैं वो फाइनल कर लेते हैं कि इतनी ड्यूरेशन के अंदर हमने ये प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट करना है। तो ये तीनों बातें हैं हमारे पास यहाँ पे प्रोजेक्ट गोल्स के अंदर। नंबर 1 वी हैव अ परफॉर्मेंस, नंबर 2 वी हैव अ कॉस्ट एंड नंबर 3 इज़ टाइम। नेक्स्ट अगर हम देखें यहाँ पे हमारे पास 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है गोल्स ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का। एक्स एक्सिस है हमारे पास, वाई एक्सिस है हमारे पास, जी एक्सिस है हमारे पास, इसीलिए इसे 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर भी कहते हैं। 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ गोल्स ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। सबसे पहले हम जी एक्सिस को अगर देखें तो टाइम स्केड्यूल है। जैसे ही हम अपना प्रोजेक्ट जो है उसका टाइम स्केड्यूल कर लेंगे सबसे पहले, तो उसको हमने ये देखना है कि वो सारे के सारे स्टैंडर्ड्स जो हैं जो यूज़र्स ने हमें कहा है और जो यूज़र एक्सेप्टेंस के लिए लाजमी हैं, क्या वो उस टाइम फ्रेम के अंदर वो मुकम्मल हो रहे हैं कि नहीं। नंबर 2 हमारे पास अगर हम बात करें कॉस्ट की, तो एक्स एक्सिस पे हमारे पास कॉस्ट है कि हमारे पास मनी अवेलेबल होनी चाहिए और बार बार हमने इस चीज़ को साथ साथ चेक भी करना है कि क्या हमारा जो प्रोजेक्ट है विद इन डैट बजट आ रहा है कि नहीं, जो हमने एस्टीमेट लगाया हुआ है कि नहीं। नंबर 3 अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें, हमारे पास वाई एक्सिस पे परफॉर्मेंस है कि अगर आप विद इन टाइम, विद इन कॉस्ट बजट को विद इन कॉस्ट मतलब जितना आपका बजट है आप अपने प्रोजेक्ट को मुकम्मल भी कर लेते हैं, लेकिन आप उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं दे सकते, आप उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं दे रहे, तो आपकी उस कॉस्ट का, उस टाइम का कोई फ़ायदा नहीं। आपने बल्कि अपनी कॉस्ट और टाइम को वेस्ट किया है अगर आपकी परफॉर्मेंस नहीं आ रही। क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ जो हमारे पास प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर होती है वो कस्टमर सेटिस्फेक्शन होती है। आपका टाइम ठीक है, विद इन टाइम फ्रेम आ रहे हैं, आपका कॉस्ट बजट ठीक है, कॉस्ट बजट जो है वो ठीक है, विद इन कॉस्ट बजट आ रहा है आपका प्रोजेक्ट ठीक है, लेकिन अगर आपकी परफॉर्मेंस ही नहीं है तो आपका टाइम और कॉस्ट दोनों जो हैं वो वेस्ट हो जाएंगे। तो ये तीनों फैक्टर्स जो हैं हमने इनको लेके चलना होता है पैरेलल, और हमने इनको देखना होता है कि परफॉर्मेंस भी हमारी आए, हमारा टाइम भी जो है हमें दिया गया है विद इन टाइम हम अपने प्रोजेक्ट को मुकम्मल करें, और कॉस्ट भी विद इन बजट हम जो हमें दिया गया है हम उसको मुकम्मल करें। उसके बाद अगर हम देखते हैं प्रोजेक्ट की करैक्टरिस्टिक्स, किसी भी चीज़ की जो करैक्टरिस्टिक्स हैं उसे उसकी निशानदेही होती है, उसे उसकी आइडेंटिफिकेशन होती है। इसी तरह अगर हम बात करते हैं प्रोजेक्ट की, तो प्रोजेक्ट की भी कुछ हमारे पास करैक्टरिस्टिक्स होती हैं। प्रोजेक्ट डिफ़र सिग्निफिकेंटली फ्रॉम द ऑन गोइंग ऑपरेशंस विद इन कंपनी। हमारे पास जो कंपनी है उसके अंदर प्रोजेक्ट्स जो है वो डिफरेंट ऑपरेशन से होते होते कंप्लीट होता है। प्रोजेक्ट्स कैन बी पार्ट ऑफ ओवरऑल प्रोग्राम्स एंड शुडंट बी कंफ्यूज विद सच। एक प्रोजेक्ट के अंदर जो है बेसिकली हम मल्टीपल जो है चीज़ें एक साथ पैरेलल चला रहे होते हैं। बेसिकली एज अ होल अगर हम बात करें तो वो प्रोग्राम है। अब प्रोग्राम के अगर मॉड्यूल्स की बात करें तो वो हमारे पास प्रोजेक्ट्स उसके पार्ट्स बन जाएंगे। अब प्रोग्राम इज़ exceptionally large long range objective that broken down into a set of project। अगर हमारे पास अगर हम बात करें विद इन अ कंपनी, तो एक प्रोजेक्ट साथ में हो रहा है जी डिज़ाइनिंग का, एक प्रोजेक्ट हो रहा है कोडिंग का, एक प्रोजेक्ट हो रहा है टेस्टिंग का, एक प्रोजेक्ट हो रहा है उसको
लॉन्च करने का, इंस्टॉलेशन का। तो ये सारे के सारे जो हैं मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं और ये सारे के सारे मिलके एक आपको प्रोग्राम की शक्ल में मिलते हैं। अगर हम बात करते हैं स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शंस ऑफ द प्रोजेक्ट इंक्लूड्स, सबसे पहले जो प्रोजेक्ट है वो टेम्परेरी होगा। टेम्परेरी का क्या मतलब है? टेम्परेरी का मतलब ये है कि जो प्रोजेक्ट होगा उसकी कोई स्टार्ट डेट होगी और एंड डेट होगी। टेम्परेरी का मतलब ये है, मैं दोबारा से बता देता हूँ, कि जो प्रोजेक्ट होगा उसकी कोई स्टार्ट डेट भी होगी और साथ में उसकी एंडिंग डेट भी होगी। दूसरी बात कि विद इन दैट पीरियड आपको अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना होगा। नंबर 2, यूनिक। यूनिक का मतलब क्या है? टेम्परेरी के अंदर वैसे एक और बात भी है कि इसको आपने मुकम्मल करने के बाद इंस्टॉल भी करना होता है। आपका जो प्रोजेक्ट है आपने उसको लॉन्च करना है, आपने उसको उस वर्किंग एनवायरनमेंट के अंदर इंस्टॉल भी करके देना होता है। यूनिक का मतलब क्या है जी? समथिंग विच इज़ नॉट प्रेजेंट, ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग चीज़ करी, आप कुछ ऐसे फीचर्स लेके आएँ, आप कोई ऐसी चीज़ इंट्रोड्यूस करवाएं अपने प्रोजेक्ट के अंदर जो पहले से एग्जिस्ट ना कर रही हो। अगर आप सिंपल इसकी एग्जांपल लें, अगर हम डेली बेसिस पे अगर देखें तो हमारे पास विंडोज़ के वेरिएंट्स हैं। अब विंडो अगर 95 देखें, विंडो 2000 देखें, तो आज जो विंडो 10 है हमारे पास, विंडो 8 है, उसका अगर कंपैरिजन करवाया जाए तो जो फीचर्स हमें विंडो 8 के अंदर या विंडो 10 के अंदर मिल रहे हैं वो हमें विंडो 95 2000 के अंदर अवेलेबल नहीं थे। अब ये बेसिकली उसकी यूनिक आइडेंटिफिकेशन है, यूनिक चीज़ लेके आए हैं कि पहले से वो चीज़ें उसके अंदर एग्जिस्ट नहीं कर रही थी। दूसरी बात, जब हम किसी प्रोजेक्ट में कोई प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसमें कुछ ऐसे फीचर्स होंगे जो पहले से एग्जिस्ट नहीं कर रहे होंगे। आप देख लें हमारे पास कुछ एप्लीकेशंस हैं, उनके वेरिएंट्स लॉन्च होते हैं, तो जो भी ऐप है उसका नया वेरिएंट आता है तो उसके अंदर कोई नई चेंजिंग लेके आता है। अगर मैं इसको मज़ीद सिंपल लफ्ज़ों में आपको बताऊं तो आप ऐसा फीचर इंट्रोड्यूस करवाएं जिससे आपकी प्रोडक्ट की वैल्यू डाउन ना हो, उसकी जो इम्पोर्टेंस है वो कम ना हो, बल्कि उसकी इम्पोर्टेंस जो है वो ज़्यादा हो। आपने बहुत सी ऐसी एग्जांपल्स देखी होंगी। आप कोई ऐप ले लें, मोबाइल ऐप है, फॉर एग्ज़ाम्पल हम अगर बात करते हैं, अगर पुराने मोबाइल्स के अंदर हमारे पास जो गेम्स होती थी वो सांप वाली ये गेम है, उसका बैकग्राउंड जो था वो ब्लैक एंड वाइट था, उसमें ग्राफिक्स नहीं थी। लेकिन आज जो हमारे पास गेम्स आ रही हैं यूनिटी के अंदर बनाई जा रही हैं, इवन के जो बच्चों के अंदर बड़ी मशहूर आजकल पबजी है, इसके अंदर ग्राफिक्स का बड़ा कंसेप्ट है, इसके अंदर वो वाले फ़ीचर्स भी मौजूद अवेलेबल हैं जो पहले वाली गेम्स के अंदर, जो पहले हमारे पास 1990s की अगर बात करें, 2000s की बात करें, तो तब तक हमारे पास इस तरह के फ़ीचर्स अवेलेबल नहीं हुआ करते थे। तीसरी जो बात है इसके अंदर स्पेसिफिक पर्पस की है। स्पेसिफिक पर्पस का मतलब क्या है कि कोई भी प्रोजेक्ट है उसका स्पेसिफिक पर्पस लाजमी होगा, किसी न किसी खास मकसद पे, किसी न किसी खास गोल को अचीव करने के लिए उस प्रोजेक्ट को किया जा रहा होगा। अगर हम बात करें डिटेल्स के अंदर तो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजर शुड हैव आई द पर्पस और द गोल ऑफ द प्रोजेक्ट। जो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजर है उस बंदे की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो प्रोजेक्ट का पर्पस है, जो प्रोजेक्ट का गोल है, उससे डाइवर्जन ना हो। आपकी जो टीम है, आपकी जो पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन है जो इस पे काम कर रही है प्रोजेक्ट पे, उसका जो मेन फोकस है वो आपके प्रोजेक्ट के पर्पस पे होना चाहिए। मल्टी डिसिप्लिनरी है। मल्टी डिसिप्लिनरी का मतलब क्या है कि विद इन अ प्रोजेक्ट आप बहुत से डिसिप्लिन्स पे काम कर रहे होते हैं, विद इन अ प्रोग्राम एज अ होल आप बहुत से डिसिप्लिन्स पे काम कर रहे होते हैं। उनमें अगर आप बात करें, मैंने जिस तरह पहले बात की है, हमारे पास कुछ ऐसे डिसिप्लिन्स हैं। फॉर एग्जांपल वी हैव रिक्वायरमेंट गैदरिंग, we have testing discipline, we have coding discipline, we have installation and maintenance discipline। तो ये सारे के सारे हमारे पास मल्टीपल डिसिप्लिन्स होते हैं जो विद इन अ प्रोजेक्ट हम इनको चला रहे होते हैं। तो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसने इन मल्टी डिसिप्लिन जो इन्वायरमेंट है हमारा, उसको भी मेंटेन करना होता है। कन्फ्लिक्ट है। कन्फ्लिक्ट रिडन जो एक अगली हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स है सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट की। हमने थोड़ी देर पहले बात की कि डिसिप्लिन्स होते हैं। हमने बात की कि मुख्तलिफ डिसिप्लिन्स एक प्रोजेक्ट में यूज़ किए जाते हैं, कुछ डिसिप्लिन्स फेज़ आउट हो जाते हैं और कुछ नए प्रोसीजर्स, टूल, डिसिप्लिन्स भी इंट्रोड्यूस होते हैं।
इन तमाम चीज़ों का डायरेक्ट जो अफेक्ट होता है वो ह्यूमन फैक्टर पर होता है। एज अ सॉफ्टवेयर मैनेजर हमें सबकी ओपिनियन लेनी चाहिए। आपकी जो टीम है आप उनसे कोऑर्डिनेट करें। हर बंदे की जो राय है वो अलग होती है। आपके पास 10 बंदे हैं, 10 बंदों की जो राय होगी वो अलग होगी। एक जो है वो अपने एंगल से देखेगा, दूसरा अपने एंगल से देखेगा। तो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजर जो है उनको प्रॉपर एक टेक्निक होती है ब्रेनस्टॉर्मिंग के नाम से, वो यूज़ करते हैं। और क्वेश्चनिंग होती है, उसको यूज़ किया जाता है, क्वेश्चनर किए जाते हैं। तो प्रॉपर एक इन टेक्निक्स को यूज़ करके उनकी ओपिनियंस को लिया जाता है। एट द एंड जो फाइनल डिसीजंस है वो तो टॉप मैनेजमेंट ही लेती है, लेकिन हमें जो है राय सबकी लेनी चाहिए। तो यहाँ तक हमने जो 4-5 बातें की हैं। सबसे पहली बात हमने की है कि जो प्रोजेक्ट की स्टैटिस्टिक्स हैं, प्रोजेक्ट मस्ट बी टेम्परेरी। टेम्परेरी का मतलब क्या है जी, उसकी कोई स्टार्टिंग डेट होती है, उसकी कोई एंडिंग डेट होती है। जितने भी आपके प्रोजेक्ट्स हैं सबकी स्टार्टिंग डेट होती है, सबकी एंडिंग डेट होती है। यूनिक का मतलब क्या है? यूनिक का मतलब ये है कि आप कुछ ऐसी चीज़ इंट्रोड्यूस करवाएं जो पहले से एग्जिस्ट ना कर रही हो। देखिए ना, अगर आपके पास एक रटीका एप्लीकेशन चल रही है मोबाइल के अंदर, अब एक बंदा है वो सॉफ्टवेयर हाउस के अंदर जाता है, वो कहता है मुझे रटीका बना दें, तो वो अपने टाइम को ज़ाया कर रहा है, अपने पैसे को ज़ाया कर रहा है, अपनी एफिशिएंसी, अपने जो अपने मनी है, पैसों के साथ साथ टाइम का भी जो है वो वेस्टेज करेगा, क्योंकि ऑलरेडी उसके बिल्कुल वही चीज़ चल रही है। तो उसका मार्केट के अंदर जब उसको लॉन्च करेगा तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि आपके पास एक रेस्टोरेंट और बड़ा अच्छा चल रहा है, लेकिन आप उसके सामने एक और रेस्टोरेंट बना देते हैं तो उसका कोई इतना फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी उसके वहाँ पे आप उससे 10-15 किलोमीटर के गैप पे जहाँ पे उसकी ज़रूरत होगी वहाँ पे उसको बनाएंगे। नंबर 3 हमारे पास स्पेसिफिक पर्पस है। स्पेसिफिक पर्पस का मतलब क्या है कि जितने भी हमारे पास प्रोजेक्ट होते हैं हर एक का कोई ना कोई स्पेसिफिक पर्पस होता है। फॉर एग्जांपल मैंने जिस तरह अभी बात की रटीका ऐप की, तो आपके पास जो बंदा आएगा वो कोई ना कोई मकसद लेके आएगा, मुझे ये चीज़ चाहिए। आपने अपनी टीम को उस गोल से, उस पर्पस से डाइवर्ट नहीं होने देना। तो प्रोजेक्ट जो है उसकी एक कैरेक्टरिस्टिक्स भी है कि वो उसका कोई ना कोई स्पेसिफिक पर्पस होता है, और प्रोजेक्ट मैनेजर की ये, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपनी टीम को डाइवर्ट ना होने दे उस पर्पस से। मल्टी डिसिप्लिनरी क्या है कि जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उनके मल्टीपल डिसिप्लिन्स होते हैं, उनमें उसको ब्रेक डाउन किया जाता है। आपके पास एक बड़ा जो है प्रोजेक्ट है उसको ब्रेक डाउन किया जाता है, क्योंकि एज ए होल अगर आप उसको लेके चलेंगे तो ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ होंगी, मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। तो आप उसको ब्रेक डाउन कर लें, मॉड्यूल्स बना लें, सब पार्ट्स बना लें, अलग अलग पार्ट को अलग अलग सॉल्व करेंगे, एट द एंड उनको मर्ज कर लिया जाता है। तो इनको हम नाम देते हैं मल्टी डिसिप्लिन्स का, कि कोई भी प्रोजेक्ट है उसके अंदर आपको मल्टी डिसिप्लिन्स मिलेंगे। कॉन्फ्लिक्ट रिडन का मतलब क्या है कि आपके पास मल्टीपल लोग काम कर रहे होते हैं, हर एक की अपनी एक राय होती है, तो वहाँ पे आपने हर बंदे से राय लेनी है। एट द एंड जो है वो जो डिसीजन होगा वो तो फाइनल टॉप मैनेजमेंट ही करेगी हमारे पास। नेक्स्ट अगर हम देखें तो किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर या प्रोजेक्ट के अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको हम ये दोबारा से यहाँ पे उन्होंने डिटेल में बता दिया है। टेम्परेरी है, यूनिक है। टेम्परेरी के अंदर क्या है, प्रोजेक्ट ओनली एग्जिस्ट फॉर अ लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम, हैज़ अ डेफिनेट स्टार्टिंग एंड एंडिंग डेट्स एज अपोज्ड ऑन गोइंग ऑपरेशंस ऑफ द फर्म। यूनिक में क्या है, फाइनल प्रोडक्ट और सर्विसेज इज समथिंग नॉट प्रेजेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन इवन दो सर्टेन कंपोनेंट्स में एग्जिस्ट एंड डिलीवरेबल इज़ नॉट देयर। नेक्स्ट अगर हम देखें स्पेसिफिक पर्पस है। स्पेसिफिक पर्पस का मतलब क्या है कि प्रोजेक्ट कंबाइंस द टैलेंट एंड स्किल्स ऑफ द वाइड ग्रुप ऑफ पीपल। बिजनेस है, टेक्निकल है, मैन्युफैक्चरिंग है। उसके बाद हमारे पास कन्फ्लिक्ट रीजन्स हैं। बिकॉज प्रोजेक्ट ब्रिंग टुगेदर डाइवर्स ग्रुप ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ईच ग्रुप कैन एंड डू कन्फ्लिक्ट। कि हमें एज अ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजर सबकी राय लेनी चाहिए और फाइनल डिसीजंस जो है इसका फ़ायदा ये होता है, एक तो आपके पास मतलब अगर आपके पास 10 बंदे हैं तो 10 आइडियाज़ आ जाएंगे, हर एक का अपना एक आइडिया होगा, तो आप उनमें से फ़िल्टर करना फिर आपके लिए आसान हो जाएगा। 10 के 10 तो नहीं इम्प्लीमेंट कर सकते ना। आपने क्या करना है, आपने अपनी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से, अपने बजट के हिसाब से आपने ये देखना है कि आपके प्रोजेक्ट के अंदर कौन सा जो ऑप्शन है वो सूटेबल है।
नेक्स्ट, अगर हमारे पास प्रोजेक्ट डायमेंशंस हैं, किसी भी प्रोजेक्ट की 4 डायमेंशंस होती हैं। नंबर 1 हमारे पास पीपल हैं, देन प्रोसेस हैं, प्रोडक्ट एंड टेक्नोलॉजी है, प्रोडक्ट कस्टमर है। सबसे पहले अगर हम बात करें पीपल्स की, तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स हैवीली HR पीपल और प्रोफेशनल्स। अब किस किस चीज़ के लिए आपको लोग चाहिए? प्लानिंग के लिए आपको लोग चाहिए, इनिशियलाइजेशन के लिए आपको लोग चाहिए, उसको एग्जीक्यूट करवाने के लिए लोग चाहिए, टेस्टिंग के लिए आपको लोग चाहिए, वेरिफिकेशन के लिए आपको लोग चाहिए, क्लोजिंग आउट के लिए लोग चाहिए, और ओवरऑल जो मैनेजमेंट है उसके लिए भी आपको वहाँ पे लोगों की ज़रूरत पड़ती है। तो वहाँ पे आपने एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर आपने जो हायर करना है, गुड एफिशिएंट एंड डेडिकेटेड टीम को आपने हायर करना है, हैविंग द अप्रोप्रिएट स्किल्स सेट, अपने रेलिवेंट बंदों को जिनके पास उस जो रेलिवेंट स्किल्स हैं उस तरह का जो है इन्वायरमेंट क्रिएट करना है। विलिंग टू वर्क, वो बंदे जिनके अंदर पोटेंशियल है काम करने का, आपने उन लोगों को लेना है। टू ईगर टू लर्न द न्यू टेक्नोलॉजी, IT की दुनिया में डेली बेसिस पे नए से नए चीज़ें आ रही हैं, और ये डे बाय डे आप इसको देख रहे हैं कि ये चेंज हो रही है। अगर आप कंपेयर करें आज से 10 साल पहले, वो चीज़ें जो हमारे पास अभी हैं वो पहले नहीं थी। आप उससे पीछे चले जाएं, आप उससे पीछे चले जाएं, तो डे टू डे हमने देखा है कि कैसे IT की दुनिया जो है वो डाइवर्ट हुई है, डाइवर्सिटी इसके अंदर आई है, और इसने अपने आप को चेंज किया, और फ्यूचर इस पर रिसर्च हो रही है, और इसमें बहुत ज़्यादा चेंजिंग्स जो हैं वो होने वाली हैं। वन बाय वन हम इन चारों डायमेंशंस को देखते हैं। हमारे पास नंबर 1 जो है पीपल। सबसे पहले टॉप टैलेंट की अगर बात करें, तो टॉप टैलेंट के अंदर बेटर एंड द फीवर पीपल। आप उन लोगों को लेंगे जो टैलेंटेड होंगे। इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा ये होगा कि आपको ज़्यादा बंदे हायर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वही काम जो आपका 10 बंदे करेंगे, अगर आपके पास कुछ ऐसे लोग आ जाते हैं जो टैलेंटेड हैं और उनके अंदर वो स्किल्स हैं, तो आप उनको उनका जो 10 बंदों का काम है उन 4 या 5 बंदों से ले सकते हैं, और उसकी जो आउटपुट आएगी वो बेटर आएगी, बेहतर आएगी। जॉब मैचिंग, आपने उन लोगों को हायर करना है जिनकी स्किल्स जो हैं आपके प्रोजेक्ट के साथ मैच करती होंगी। ये नहीं है कि एक बंदा जी है वो एंड्रॉयड स्टूडियो में काम कर रहा है और आप उसको काम दे देते हैं विजुअल स्टूडियो का, आप उसको दे देते हैं काम जावा का। रेलिवेंट बंदा जो है ये बिल्कुल ऐसे ही है कि एक टीचर है, आप अब वो लेक्चरर है बायो का, अब उनका जो एमफिल है या जो उनका मास्टर्स है वो बायोलॉजी के अंदर है, और हम उनको कह दें जी आप बिल्कुल कंप्यूटर पढ़ाएं, जो कि बिल्कुल डिफरेंट फील्ड है, तो वहाँ पे प्रॉब्लम होगी। जो स्किल्स जिस बंदे के अंदर हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो उनको फिगर आउट करे और उससे वो काम ले जो वो कर सकता है। इसमें अगर हम बात करें कैरियर प्रोग्रेशन की, तो कैरियर प्रोग्रेशन के अंदर आफ्टर कंप्लीटेड दिस प्रोजेक्ट देयर प्रोफाइल जॉब शुड बी इम्प्रूव्ड। हर बंदा जो आपके पास काम कर रहा है वो अपर लेवल पे है, वो लोअर लेवल पे है, वो किसी भी लेवल पे है, उसकी ये ख्वाहिश होती है कि जब वो एक मुकम्मल काम कर चुका है तो उसकी जो प्रोफाइल जॉब है उसको रिव्यू किया जाए, उसको इम्प्रूव किया जाए। तो आपने एज ए सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजर अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं, अपनी जो टीम है, इसकी जो प्रोफाइल है आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट उसको इम्प्रूव भी करना है। इससे उनको मोटिवेशन मिलेगी और वो ज़्यादा मेहनत के साथ, ज़्यादा डेडिकेशन के साथ आपके साथ काम करेंगे। नेक्स्ट हम अगर देखें टीम बैलेंस, टीम बैलेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि कंफ्लिक्टिंग पीपल वर्क टुगेदर बट टीम बैलेंस इज़ नेसेसरी। ऐसा ना हो कि जो सारे के सारे पीपल हैं, लोग हैं, उन्हें हम मैनेजर बना दें या सारे के सारे लोगों को हम जी प्रोग्रामर लगा दें। नहीं, आपने मैंने पहले बात की कि जिस बंदे ने जो काम करना है आपको पता आइडिया हो जाएगा उसकी स्किल्स किस तरफ हैं, उसे क्या काम आता है। तो ये बेसिकली सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू फिगर आउट द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। तो आपने अपनी टीम के अंदर बैलेंस रखना है।
टीम ऑर्गेनाइजेशन है, एज ए सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजर आपको ये भी डिसाइड करना होता है हु हैज़ टू वर्क विद होम, किसको क्या काम देना है और कौन उसे सुपरवाइज़ करेगा। मॉनिटरिंग एक फ़ेज़ आता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर, उसी के अंदर ये सारी चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सिंपल अगर मैं बात करूं कि टीम ऑर्गेनाइजेशन का, कि हमने किस बंदे से क्या काम लेना है और कौन सा बंदा किस बंदे के साथ काम करेगा। ऐसी बात है कि उसका कोई सुपरवाइज़र भी होगा जो उसको चेक एंड बैलेंस कर रहा होगा, प्रॉपर एक मेथड है। जो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजर है उसका काम चेक एंड बैलेंस भी होता है। टीम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमने क्या देखा, टीम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमने ये देखा है कि आप जो है ये डिसाइड करते हैं कि कौन सा बंदा किस बंदे के साथ काम करेगा और किस बंदे से हमने क्या काम लेना है। मोटिवेशन है, बैड मोटिवेशन बैड आउटकम्स लेस वर्क। आपके पास कैसा बंदा है जो मोटिवेट होकर काम नहीं कर रहा, तो उसका बेहतर हल ये है कि आप उसको एक्सक्यूज़ कर लें कि हमारे पास बेहतर लोग हैं, हम उनसे काम ले सकते हैं आपकी बजाय। ये एक ऑप्शन है। दूसरा ये है कि आप उसको मोटिवेट करें, आप उसको बताएं, आप उसको अर्ज करें, आप उससे पूछें कि अगर कोई पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं। बाज़ दफ़ा हमारे पास कुछ ऐसे एम्प्लॉइज़ होते हैं जो पर्सनल प्रॉब्लम्स उन्हें चल रही होती हैं और वो पूरा उनका जो ध्यान होता है, उनकी जो कंसंट्रेशन होती है वो काम पे नहीं होती, बल्कि वो अपने मामलात में ही कहीं मगन होते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं एज अ टीम की, तो टीम में अगर कोई एक प्लेयर भी ठीक से काम नहीं करता तो वो पूरी की पूरी टीम जो है उससे अफेक्ट होती है। तो हम दो तरह के इसके मेथड्स हैं। एक तो हम उनसे पर्सनली डिस्कस कर सकते हैं कि पहले आपकी प्रोग्रेस इस तरह से थी, आप बड़ा अच्छा काम कर रहे थे, आपकी आउटकम्स ये थी, लेकिन अभी मैं देख रहा हूँ कि विद इन वीक आपका जो आउटपुट रिज़ल्ट आया है वो उस तरह से नहीं आ रहा जिस तरह पहले आ रहा था। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो हम डिस्कस कर सकते हैं। अगर फिर भी आपसे जो है आप उससे उस तरह का रिज़ल्ट नहीं लेते तो आप उससे बड़े अच्छे तरीके के साथ कहें कि हमारे पास और भी लोग हैं जो जिनसे हम ये काम ले सकते हैं और बड़े बेहतर तरीके के साथ ले सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें प्रोसेस की, प्रोसेस के अंदर रीवर्क अवॉइडेंस है। आपने देखना है अपने प्रोसेस के अंदर कि कोई भी ऐसा काम जो बार बार रिपीट हो रहा है उससे बचा जाए, क्योंकि अगर आप बार बार एक काम को करेंगे आपके टाइम भी ज़ाया होगा, आपकी एनर्जी भी ज़ाया होगी और सबसे मेन पॉइंट आपकी कॉस्ट भी जो है वो ज़ाया होगी। क्वालिटी एश्योरेंस है। क्वालिटी एश्योरेंस में क्या चीज़ें हैं जी? टू पर्पज़, प्रोडक्ट हैज़ अ सर्टेन लेवल ऑफ क्वालिटी वंस रिलीज, डिटेक्ट एरर्स ASAP। यहाँ पे हमारे पास जो सबसे मेन बात है वो ये है कि अगर आप नए वर्जन्स लॉन्च करते हैं तो नए वर्जन्स इस तरह के होने चाहिए कि जो पहले प्रोडक्ट की इम्पोर्टेंस है वो उसको डबल कर दें। ये ना हो कि आप कोई ऐसा वर्जन लॉन्च कर रहे हैं कि जिससे यूज़र जो है वो यूज़र फ्रेंडली नहीं है, यूज़र उससे उकता रहा है, जो आपकी प्रोडक्ट की पहले वैल्यू थी वो उससे भी कम हो रही है। नेक्स्ट अगर हम बात करें डेवलपमेंट फंडामेंटल्स हैं। डेवलपमेंट फंडामेंटल डेवलप द सेम प्रोडक्ट विद फीवर रिसोर्सेज। अगर आपने एक प्रोडक्ट को दोबारा से बनाना है, उसी प्रोडक्ट को दोबारा से बनाने जा रहे हैं, तो आप उस प्रोडक्ट को विद फीवर पीपल और शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के अंदर बना सकते हैं। क्योंकि आप एक सिंपल सी मैं बात आपको करता हूँ, आपने एक काम करना है, पहली दफ़ा करेंगे तो उसमें आपको ज़्यादा टाइम लगेगा, ज़्यादा मेहनत लगेगी, ज़्यादा कंसंट्रेशन लगेगी, ज़्यादा एनर्जी लगेगी, ज़्यादा पैसे भी लगेंगे। लेकिन आप दोबारा से अगर वही काम करेंगे तो आपको, क्योंकि पहले से उसका आइडिया हो चुका होगा, तो आप पहली दफ़ा जो गलतियाँ करेंगे वो दोबारा से नहीं दोहराएंगे। आपके पास जो पैसे हैं वो बचेंगे दोबारा काम करने से, आपके पास जो एनर्जी है वो आपकी कम लगेगी। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं हमारे पास डेवलपमेंट फंडामेंटल के अंदर आती हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें रिस्क मैनेजमेंट है। जब आप किसी सॉफ्टवेयर को बना रहे होते हैं तो वहाँ पे सबसे जो मेन बात है वो, आप कोई भी प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं उसके अंदर रिस्क होता है, तो आप कोशिश करें कि कोई ऐसी मेथडोलॉजी अपनाई जाए जिससे रिस्क से बचा जाए। रिसोर्स टारगेटिंग है, आपने अपने रिसोर्स को स्केड्यूल कर लेना है कि जब उन रिसोर्स की हमें ज़रूरत हो वो रिसोर्स सारे के सारे हमारे पास अवेलेबल हो। लाइफ साइकिल प्लानिंग है। हेल्प टारगेट रिसोर्स, ये हमें रिसोर्स टारगेटिंग में हेल्प करता है, हमें ये हर वक्त अपने माइंड में रखने चाहिए। कस्टमर ओरिएंटेशन है।